हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, आज मैं अर्ली मॉर्निंग आप लोग के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मॉर्निंग के 5:30 हो रहे हैं बच्चों। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राइट। तो अभी कोचिंग में 2 दिन पहले हमने एक टेस्ट कंडक्ट किया था, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का। और बच्चों, आज मैं इसके टेस्ट के सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो प्लीज मेक श्योर बच्चों, इस वीडियो को बढ़िया तरीके से देखिएगा। हर एक क्वेश्चन को प्रॉपरली कॉन्सेप्ट के साथ समझिएगा और उसकी प्रैक्टिस करिएगा। जैसे कि एग्जाम में जब ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको आए, क्या पता सेम क्वेश्चन आ जाए, तो आप बढ़िया तरीके से उसके आंसर को लिख पाए। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों आपका? व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट? बच्चों वाई लिखा हुआ है, वाई नहीं, यहाँ पे व्हाट होना चाहिए था। कोई बात नहीं, मुझसे थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया। व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट? एक्सप्लेन व्हाई क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू एंड स्काई अपीयर्स रेड बिफोर सनराइज। मतलब कि सर आपको ये बताना है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है। उसके बाद आपको ये बताना है कि क्लियर स्काई ब्लू कलर की क्यों दिखती है। और फिर आपको ये बताना है कि सनराइज के टाइम पे, सनराइज होने से पहले स्काई रेड कलर की क्यों अपेयर होती है। राइट, 3 क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। 1 नंबर का बच्चों हो जाएगा आपका ये। आधा नंबर का आपका रीजन हो जाएगा इस चीज का, स्काई अपेयर ब्लू। और आधा नंबर हो जाएगा बच्चों आपका स्काई अपेयर रेड ड्यूरिंग सनराइज का। ठीक है ना भाई? अब देखो इसका आंसर। आंसर सुनना बच्चों आप। Scattering is the phenomena by which a beam of light is redirected in many different directions when it strikes minute particles in the atmosphere. तो बच्चे स्कैटरिंग की डेफिनेशन क्या है? स्कैटरिंग एक फेनोमेना है जिससे जो लाइट की बीम होती है वो अलग अलग डायरेक्शन में बच्चों बिखर जाती है, स्कैटर हो जाती है, जब वो एटमॉस्फेयर के छोटे छोटे पार्टिकलों से टकराती है। मतलब स्कैटरिंग में बच्चों बीम ऑफ लाइट बिखरने लगेगी, स्कैटर होने लगेगी एटमॉस्फेयर के पार्टिकल से टकरा के। क्लियर? अब बच्चों का एक कॉन्सेप्ट होता है कि स्कैटरिंग के लिए जो साइज ऑफ पार्टिकल होता है और वेवलेंथ ऑफ लाइट होती है, ये बच्चों आइडेंटिकल होना चाहिए। मतलब कि बच्चों, अगर पार्टिकल का साइज छोटा है तो बच्चों वो छोटी वेवलेंथ वाले को स्कैटर करेगा। अगर पार्टिकल का साइज बड़ा है तो बड़ी वेवलेंथ वाले को स्कैटर करेगा। अब बच्चों अगला क्वेश्चन समझते हैं। वाई क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू? अब बच्चों हमारी जो स्काई होती है वो ब्लू कलर की हमको क्यों दिखती है? द क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू because the blue color of sunlight scatter much more strongly than red color. स्काई ब्लू कलर की इसलिए दिखती है क्योंकि जो ब्लू कलर होता है वो रेड कलर के कंपैरिजन में ज्यादा स्कैटर होता है बाय पार्टिकल्स इन एटमॉस्फेयर ड्यू टू शॉर्टर वेवलेंथ। देखो बच्चों, वही कॉन्सेप्ट इन्होंने बताया। एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल है वो छोटे, एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल है वो छोटे हैं, और ब्लू कलर की जो वेवलेंथ होती है वो भी छोटी होती है रेड के कंपैरिजन में। तो इस वजह से ब्लू कलर की लाइट ज्यादा स्कैटर होती है एज कंपेरिजन टू रेड कलर। इसलिए क्लियर स्काई जो रहती है वो हमको ब्लू कलर की दिखाई देती। क्या मेरी बात समझ में आई? आप क्या बोला बच्चों? एट द टाइम ऑफ सनराइज। अब बच्चों सनराइज के टाइम पे स्काई रेड दिखती है, क्यों दिखती है? एट द टाइम ऑफ सनराइज ऑन सनसेट द लाइट फ्रॉम द सन हैव टू ट्रेवल लार्ज डिस्टेंस टू रीच अवर आइज। मतलब कि बच्चों जब सनराइज होता है, सनसेट होता है, तो बच्चों सूरज हमसे काफी दूर होता है। और सूरज अगर हमसे काफी दूर होता है तो लाइट को हमारे पास आने के लिए बच्चों काफी लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करना होता है। अब जरा समझो बच्चों, स्कैटरिंग हो रही है, मतलब वो लाइट को बिखेर रहे हो। स्कैटरिंग ब्लू कलर की हो गई ज्यादा। तो बच्चों जब सन से रे बहुत दूर ट्रेवल करेगी तो ब्लू कलर तो जल्दी जल्दी स्कैटर हो जाएगा। जब ब्लू कलर जल्दी जल्दी स्कैटर हो जाएगा तो जो चीज कम स्कैटर होगी, दैट इज रेड कलर, वही तो हमारी आंख तक पहुंच पाएगी। और इसलिए बच्चों हमको स्काई कैसे दिखती है? रेड कलर की। तो क्या लिखा है बच्चों? द रेड कलर ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ इज स्कैटर्ड अ लिटिल। मतलब कि जो रेड कलर की वेवलेंथ होती है ज्यादा, इसलिए उसमें स्कैटरिंग ऑलमोस्ट ना के बराबर होती है। और इस वजह से वो हमारी आंख तक पहुंच पाती है, और इसलिए इसका हमको क्या दिखती है? रेड कलर की। आई होप बच्चों आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। एक्सप्लेनेशन क्या है बच्चों? छोटी वेवलेंथ ज्यादा स्कैटर होगी, लार्जर वेवलेंथ कम स्कैटर होगी। क्लियर? आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है सर? अ पर्सन कैन नॉट रीड न्यूज पेपर प्लेस्ड नियरर देन 50 सेंटीमीटर। मतलब कोई एक इंसान है, जब अखबार 50 सेंटीमीटर के पास लेके आ जाओ तो उसको वो अखबार नहीं दिखता। समझना, मतलब कि बच्चों ये आपको बोल रहे हैं कि इंसान को दूर का दिख रहा है, दूर का दिखता है, बट 50 सेंटीमीटर से
पास का नहीं दिखता, यही बोल रहा है सर क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को समझना है, मतलब पर्सन को दूर का तो दिख रहा है लेकिन 50 सेंटीमीटर में पास का नहीं दिखता। नेम द डिफेक्ट ऑफ विजन ही सफरिंग फ्रॉम। अब बताओ बच्चों, ये तो आपको ऑलरेडी पता है, दूर का दिखता है पास का नहीं दिखता, मतलब बच्चों डिफेक्ट क्या है आपका, हाइपरमेट्रोपिया। देखो भाई, पास का दिख रहा है दूर का नहीं दिख रहा, मतलब दूर का नहीं दिखना मतलब मायोपिया, और पास का नहीं दिखना मतलब हाइपरमेट्रो। और इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, फार साइटेड, मतलब दूर का दिखता है पास का नहीं। अब बच्चों ड्रॉ अ रे डायग्राम टू इलस्ट्रेट डिफेक्ट। तो बच्चों ये रे डायग्राम है, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्या होता है बच्चों, अगर मैं ऑब्जेक्ट को नियर पॉइंट पे रखता हूँ 25 सेंटीमीटर पे, तो उसकी जो इमेज बनती है वो रेटिना के पीछे बनती है, और जब रेटिना के पीछे बनती है बच्चों, इसकी वजह से वो चीज आपको दिखाएगी। अब बच्चों लिस्ट टू पॉसिबल कॉसेस। अब आपको ये बताने हैं कि भाई साहब जो हाइपरमेट्रोपिया आपको हो रहा है उसके कॉसेस क्या है। तो बच्चों हाइपरमेट्रोपिया के जो कॉसेस हैं वो मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिए हैं। हाइपरमेट्रोपिया के बच्चों कॉसेस हैं, पहला कॉसेस है द फोकल लेंथ ऑफ द आई इज टू लॉन्ग, मतलब कि बच्चों जो फोकल लेंथ होती है वो ज्यादा हो जाती है, फोकल लेंथ बच्चों इंक्रीज हो जाती है, फोकल लेंथ बच्चों इंक्रीज हो जाती है, फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है मतलब पावर कम हो जाती है, पावर कम हो जाती है मतलब कन्वर्ज करने की क्षमता आपकी कम हो जाती है। तभी तो आपकी जो रे है वो रेटिना के पीछे हो रही है। वापस सुनना, फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज टू लॉन्ग, या फिर फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इंक्रीज है। अगर फोकल लेंथ इंक्रीज होगा मतलब पावर कम हो जाएगी, पावर कम हो जाएगी मतलब आपकी कन्वर्ट करने की क्षमता बच्चों की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए जो पहले रेटिना पे कन्वर्ट करा था वो रेटिना के पीछे जाके कन्वर्ट करेगा। अगला, डिक्रीज इन द लेंथ ऑफ आई बॉल, मतलब कि बच्चे जो आई बॉल हो जाएगी वो क्या हो जाएगी आपकी छोटी। जो आई बॉल रहती है आपकी, जो बच्चों पुतली रहती है वो उसकी आपके आई का कर्वेचर क्या हो जाएगा बच्चों, छोटा हो जाएगा। अब उसके बाद क्या पूछा है सर आपको, उसके बाद पूछा गया बच्चों आपको कि ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो हाउ दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड यूजिंग अप्रोप्रिएट लेंस। अब बच्चों आपको ये बताना है कि एक डायग्राम बना के दिखाओ कि इस डिफेक्ट को आप कैसे सही कर सकते हैं। तो बच्चों ये डायग्राम है, इसको आपको प्रैक्टिस करना है। तो देखो भाई ये कैसे ठीक होता है, आप समझ रहे हो बच्चों कि आपकी जो आंख है, आपकी जो आंख है, आपकी जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ बढ़ गई है, मतलब उसकी कन्वर्ज करने की क्षमता कम हो गई, मतलब वो लाइट को कन्वर्ज नहीं कर पा रहा है। मतलब कमी कहाँ जा रही है, कन्वर्ज करने में। तो आपको लेंस भी कैसा यूज करना पड़ेगा बच्चों, कन्वर्जिंग लेंस यूज करना पड़ेगा। इसलिए आप कैसा लेंस यूज करते हो बच्चों, कन्वर्जिंग मतलब कॉन्वेक्स लेंस को यूज करते हो। तो आपका जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सर, उससे जब रे ऑफ लाइट आती है, उससे जब रे ऑफ लाइट क्या होता है बच्चों, आती है, तो इस रे ऑफ लाइट को जाना था ऐसा सीधा, लेकिन बच्चों ये इस लेंस की वजह से थोड़ी सी क्या हो जाती है बच्चों, कन्वर्ज। देखो बच्चों इसको जाना था कुछ ऐसा, बट ये थोड़ी सी क्या हो जाती है, कन्वर्ज। इसको बच्चों ये ऐसी रे ऑफ लाइट आई थी, इसको जाना था कुछ ऐसा, लेकिन ये बच्चों थोड़ी सी क्या हो जाती है, कन्वर्ज। तो मतलब जो कमी जा रही थी कन्वर्जेंस में, उस कन्वर्जेंस की कमी को आपकी कॉन्वेक्स लेंस ने कर दिया पूरा, और अब ये कहां पे जाती है, इमेज बना ली अपनी रेटिना पे। क्लियर हो गया सबको बच्चों, ये क्वेश्चन आपको काफी अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो चाहे क्वेश्चन मायोपिया का हो, चाहे क्वेश्चन हाइपरमेट्रोपिया का, आपको बच्चों डिफेक्टिव आई का रे डायग्राम आना चाहिए, आपको बच्चों उनके कॉसेस पता होने चाहिए, आपको बच्चों ये पता होना चाहिए कौन सा लेंस आपको यूज करना है, और आपको करेक्टिव आई का डायग्राम भी बनाते आना चाहिए। वेरी वेरी आईएमपी, इस चीज को मार्क कर लो। अगला क्वेश्चन क्या है सर, व्हाट डू यू मीन बाय पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई, मतलब कि बच्चों आप पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई से क्या समझते हैं। तो द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट फोकल लेंथ with the help of ciliary muscles is called accommodation of eye। मतलब कि बच्चों जो हमारे आई लेंस की क्षमता होती है, एबिलिटी होती है, उसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की, उसकी फोकल लेंथ को चेंज करने की, किसकी हेल्प से ये होता है बच्चों, फिलियरी मसल, उसको बोलते हैं एकोमोडेशन ऑफ आई। मैं आपको बताता हूँ, करके बताता हूँ, समझना, समझना मेरे साथ। अगर बच्चों कोई ऑब्जेक्ट दूर रखा है तो उसको देखने के लिए आपकी आंख काफी रिलैक्स है। अब बच्चों अपने हाथ को अपनी आंख की जरा पास लेके आओ, अगर आप अपने हाथ को अपनी आंख के पास लेके आओगे तो आपकी आंख बच्चों अपने आप बड़ी हो जाएगी, आपकी आंख बड़ी हो जाएगी, मतलब कि बच्चों आपकी फिलियन मसल क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि आपके फिलियरी मसल कभी कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कभी रिलैक्स हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, जिसकी वो फोकल लेंथ को चेंज कर पाए, जैसे कि बच्चों आपकी आई लेंस की पावर एडजस्ट हो पाए, जिसकी वजह से उसकी इमेज हमेशा रेटिना पे बन पाए, और इस क्षमता को अपन क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन ऑफ। अब क्या लिखा बच्चों, राइट द मॉडिफिकेशन इन द कर्वेचर ऑफ आई लेंस विच इनेबल अस टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली। अब बच्चों जो मैं आपको करके बताया, आपका आई लेंस कैसे मॉडिफाई होता है पास के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। तो बच्चों देखो, अगर आप अपने हाथ को पास में लेके आओगे
तो आप देखोगे कि आपकी जो आंख होगी बच्चों वो बड़ी हो जाएगी। आपकी आंख बड़ी हो जाएगी मतलब कि बच्चों आपकी आंखों पे जोर पड़ेगा, आपकी आंखों पे जोर पड़ेगा, इसका मतलब बच्चों आपके जो सीलियरी मसल हो रहे हैं बच्चों वो क्या हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो, व्हाइल व्यूइंग द नियर बाय ऑब्जेक्ट द सीलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट, सीलियरी मसल क्या होंगे सर, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, रिजल्टिंग इन द थिकनेस ऑफ लेंस, लेंस क्या हो जाएगा सर, थिक हो जाएगा। इट गेट कंप्रेस्ड इनटू मोर कॉन्वेक्स शेप, डिक्रीजिंग द फोकल लेंथ। ये चीज को बच्चों बिल्कुल आप दिमाग में बिठा लो भाई, समझना। तो जब आप पास के ऑब्जेक्ट को देखते हो तो सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा, आई लेंस थिक होगा और फोकल लेंथ डिक्रीज होगी। इसका उल्टा करते हैं, अगर आप दूर के ऑब्जेक्ट को देखोगे तो सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं, अब क्या करेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, लेंस थिक के बदले क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा, और बच्चों जो आपका फोकल लेंथ है वो डिक्रीज के बदले क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्या मेरी बात अच्छे से समझ में आई, राइट। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, what happen when a narrow beam of monochromatic light and white light passes through glass slab and glass face। देखो भाई क्वेश्चन बोल रहा है क्या होगा जब एक मोनोक्रोमेटिक लाइट और अगले केस में एक व्हाइट लाइट को मैं एक ग्लास स्लैब से पास करूंगा और ग्लास प्रिज्म से पास करूंगा। पहले तो भाई साहब ये समझो मोनोक्रोमेटिक क्या होता है। मोनो मतलब होता है सर सिंगल, और क्रोमेटिक मतलब होता है सर कलर। तो सिंगल कलर की जो लाइट बोलते हैं बच्चों उसको अपन बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। और जो व्हाइट लाइट होती है बच्चों इसमें कितने कलर्स होते हैं, 7 कलर्स। समझ गए क्या मेरी बात। अब सुनो भाई, पहले मैं आपको आंसर बता देता हूँ। पर मोनोक्रोमेटिक लाइट, सिंगल कलर की लाइट को जब आप ग्लास स्लैब से पास करोगे, जो इंसिडेंट रे लाइट रहेगी और जो इमरजेंट रे रहेगी वो दोनों एक दूसरे की क्या रहेंगी, पैरेलल रहेंगी। सेम वे व्हाइट लाइट को जब आप ग्लास स्लैब से पास करोगे, इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे। मतलब जो काम मोनोक्रोमेटिक लाइट में होगा वही काम व्हाइट लाइट में होगा। किसकी केस में, ग्लास स्लैब की केस में। अब बात करते हैं बच्चों प्रिज्म। जब बच्चों आप प्रिज्म से पास करोगे, जो मोनोक्रोमेटिक लाइट रहेगी बच्चों वो इंसिडेंट इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे एक दूसरे के पैरेलल नहीं रहेंगे बच्चों, वो किसी एंगल पे डेविएट करेंगे। और व्हाइट लाइट के केस में क्या होगा सर, इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे बच्चों किसी एंगल पे डेविएट तो करेंगी, लेकिन साथ में बच्चों वहां पे डिस्पर्सन होगा। डिस्पर्सन मतलब जो आपका व्हाइट लाइट रहेगी वो अपने 7 कलर्स में बच्चों क्या हो जाएगी, डिस्पर्स हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम बनना। अब बच्चों अपन आंसर पढ़ते हैं, क्या लिखा है, when a narrow beam of monochromatic light passes through glass slab, it deviates from the actual path, but the direction of incident ray and emergent ray remain parallel to each other। मतलब कि बच्चों जब आप एक मोनोक्रोमेटिक लाइट को एक ग्लास स्लैब से पास करते हो वो अपने पाथ से डेविएट तो करती है, लेकिन इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे एक दूसरे क्या रहती हैं, पैरेलल। आओ भाई आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा मजा आ जाए। देखो, एक बच्चों अपन ने ले लिया ग्लास स्लैब, ये मैंने एक ग्लास स्लैब ले लिया। अब बच्चों एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट बनाता हूँ, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट को बना देता हूँ बच्चों मैं आपके ब्लू कलर से। ये बच्चों आपकी एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट बना दी मैंने, ठीक है। ये बच्चों पूरी बना देता हूँ, ये आपकी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। अब इसको मैं करेक्ट करूंगा बढ़िया तरीके से। ये डॉटेड लाइन से बना रहा हूँ जैसे कि आपको ये दिखे कि आपकी ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट कुछ इस प्रकार से मूव करती। ये बच्चों आपकी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, ठीक है। अभी आप देखना, आपको बच्चों एकदम प्रॉपर फील आ जाएगा इस टॉपिक का। ये बच्चों आपकी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, ठीक है। अब देखो सर, जिस पॉइंट पर लाइट इंसिडेंट होती है सर, जिस पॉइंट पर लाइट इंसिडेंट होती है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ये है आपकी इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट रे। अब जिस पॉइंट पे ये फॉल होती है सर, इस पॉइंट पे आप बनाओगे नॉर्मल। तो नॉर्मल को मैं काम करता हूँ ब्लैक कलर से बना देता हूँ। नॉर्मल बच्चों इस पॉइंट की क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। तो जैसा ऊपर वैसे ही नीचे। अब बच्चों जरा मुझे बताओ, ये आपका ऊपर एयर है, ये आपका बच्चों ग्लास है। एयर और ग्लास में कौन ज्यादा डेंसर होगा सर, ग्लास। जब कोई रे ऑफ लाइट एयर से ग्लास में ट्रेवल करेगी, इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो बच्चों मैं यहाँ पे इसको जरा नॉर्मल की तरफ बेंड करा देता हूँ। और बच्चों ये मैंने बना दिया आपकी रिफ्लेक्टेड रे। तो ये है आपका इंसिडेंट रे का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये है बच्चों आर। अब बच्चों आपको पता है वापस से इस वाले पॉइंट पे आपको क्या बनाना पड़ेगा सर, वापस इस वाले पॉइंट पे आपको नॉर्मल बनानी पड़ेगी।
क्यों सर? क्योंकि अब ये वापस से ग्लास को छोड़ के जाने वाली है। तो बच्चों ये मैंने इस पॉइंट पे क्या बना दी, नॉर्मल बना दी। अब जरा समझना बच्चों, आपको जरा मैं फील दिलाता हूँ कि जो ये आपकी रे है सर, ये रे कुछ ऐसे पास होना चाहती है। अब बच्चों जब ये ग्लास से एयर में वापस आएगी तो क्या सर ये टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी कि अवे? तो डेंसर से रेयर में जाएगी तो इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो बच्चों अब ये बनाता हूं मैं आपके लिए मरून कलर से इमरजेंट। तो आपकी जो इमरजेंट रहेगी सर, इट विल गो अवे फ्रॉम द, ये है बच्चों आपकी इमरजेंट रे। और इस एंगल को बोलते हैं बच्चों एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस। तो क्या बच्चों आपने देखा कि ये जो शिफ्ट आया बच्चों, इसको आप बोलते हो लेटरल शिफ्ट। क्या बोलते हो बच्चों इसको आप? लेटरल शिफ्ट। तो अगर वो आपको डायग्राम बनाने ही बोलते ना सर, तो आपको ये वाला डायग्राम बनाना था बढ़िया। फिर बाद में आप इसमें लिख देते कि जैसे ये ए हो गया, ये ए ओ हो गया, ए ओ आपकी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, ओ पी आपकी बच्चों रिफ्लेक्टेड रे है, और पी क्यू आपकी क्या है, इमरजेंट रे। ठीक है। अब सर इसमें एंगल आई किसके बराबर होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंट होता है। आपकी इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे एक दूसरे की क्या होती है? राइट। चलो भाई बहुत अच्छी बात है। अब अपन आगे देखते हैं। अगले में क्या लिखा है सर हमारा? ग्लास प्रिज्म, it has deviated from the actual path, but the direction of incident ray and emergent ray of light are not parallel to each other। मतलब कि सर ग्लास प्रिज्म से जब वो लाइट पास होगी तो आपका जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट रहेगी और इमरजेंट रे ऑफ लाइट रहेगी वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं रहेगी। चलो मैं इसका भी आपको डायग्राम दिखा देता हूँ जिससे कि आपको मजा आ जाए। तो देखो भाई क्या होने वाला है कि इसके लिए आप अपना एक ट्राइंगुलर प्रिज्म बना लो सर। एक ट्राइंगुलर प्रिज्म बना देते हैं। ये बच्चों मैंने बढ़िया ट्राइंगुलर प्रिज्म बना दिया। एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट बना देता हूँ बच्चों। किस कलर से बना दो? ब्लू कलर से बना देता हूँ बच्चों। ये आपकी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट हो गई। इसको बच्चों मैंने पूरा सीधा सीधा भेज दिया पहले, जिससे कि आपको थोड़ा सा फील आ जाएगा टॉपिक का। ठीक है। अब देखो बच्चों, इसको मैंने यहाँ पे जरा डॉटेड कर दिया, जैसे कि बच्चों आपको बढ़िया फील आ जाए कि सर आपने एक बढ़िया डायग्राम बना दिया। देखो भाई, ये आपकी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट थी। इसको नहीं किया आपने, ये आपकी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। ये ओवरराइट इसलिए करना हो सर क्योंकि मुझे इसको मिटाना है, तो मेरी पूरी रे मिट जाएगी। ये आपकी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है। अब बच्चों ये वाला जो है ये है आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अगर मैं सर इसको लिखता हूँ, लेट्स से ये हो गया पी, ये हो गया सर आपका क्यू। ये बच्चों आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब सर ये जो ट्राइंगल है, मान लो ये आपका प्रिज्म है एबीसी, तो सर इसका जो सेंट्रोइड रहेगा, सेंट्रोइड का डिस्टेंस बच्चों तीनों वर्टेक्स से क्या होता है? सेम। तो बच्चों लेट्स से ये आपका इसका सेंट्रोइड है। थोड़ी देर को समझना, ये इसका सेंट्रोइड है। ठीक है, ये सेंट्रोइड इसका ओ। तो बच्चों अब यहां से आप बनाओगे नॉर्मल, यहां से आप क्या बनाओगे? नॉर्मल। तो आपको पता है बच्चों जो नॉर्मल रहती है वो किस कलर की बनती है सर? ब्लैक कलर की। तो ये आपने बच्चों नॉर्मल रे बना दी। थोड़ा सा फील दिलाने के लिए इसको मैं वापस से डॉटेड बनाता हूँ, जिससे कि आपको मजा आए डायग्राम देखने में। ये मैंने बच्चों नॉर्मल रे बना दी। अब जरा मुझे एक बात बताओ सर, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल बनता है ये क्या होता है? आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब इस रे ऑफ लाइट को जाना तो था सीधा, बट सर यहाँ पे है एयर और ये है सर आपका ग्लास। तो जब एयर से ग्लास में ये रे ऑफ लाइट आएगी तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे। अरे सर इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो बच्चों अब यहाँ पे आप बनाओ अपनी रिफ्रैक्टेड रे। तो फिर ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी बच्चों, तो ये आपकी आ जाएगी रिफ्रैक्टेड रे। ये बच्चों आपकी रिफ्रैक्टेड रे। और ये जो नॉर्मल और इसके बीच का जो एंगल है ये है आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखो सर रिफ्रैक्टेड रे को जाना था कुछ इस टाइप से, मैं आपको फील दिलाने को जरा बना देता हूँ इस टाइप से। अब इस पॉइंट पे सर वापस से आपको बनाना पड़ेगा नॉर्मल। नॉर्मल तो बनाना पड़ेगा भाई, तो नॉर्मल बनाते हैं। ये आपने बनाया बच्चों इस पॉइंट पे नॉर्मल, लेकिन नॉर्मल को डॉटेड लाइन से बनाना है जिससे कि आपको डायग्राम थोड़ा सा अच्छा दिखे। तो बच्चों ये मैं आपको नॉर्मल को डॉटेड लाइन से बना देता हूँ और यहाँ से मैं आपकी नॉर्मल को गायब कर देता हूँ। अब देखो भाई, ये आपका हो गया आर, राइट। अब बच्चों रे ऑफ लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल मूव करेगी कि अवे? तो सर आपको समझना पड़ेगा कि जब ये ग्लास डेंसर से रेयर में जाएगी तो टुवर्ड्स कहाँ जाएगी? अवे। तो बच्चों मैं फाइनल की जो रे बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ मैं वापस से मरून कलर से। अब बच्चों ये है मेरी इमरजेंट, इट विल गो अवे फ्रॉम द,
और सर ये जो आता है ना, ये होता है आपका एंगल ऑफ इमर्जेंट, ये होता है आपका एंगल ऑफ इमर्जेंट। तो अब जरा देखो सर, ये है आपकी इंसिडेंट रे और ये है आपकी इमर्जेंट रे। अरे अच्छे से देखो, ये है आपकी इंसिडेंट रे और ये है सर आपकी इमर्जेंट रे। तो सर इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पैरेलल है क्या? अरे मैं आपको एक्सटेंड करके दिखाता हूँ ना भाई, जरा देखो, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ सर यहाँ, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ बच्चों, तो ये दोनों देखो एक पॉइंट पे मिल रही है। और ये जो एंगल बनता है, ये जो एंगल बनता है इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का, इसको बोलते हैं अपन डी। डी मतलब बच्चों एंगल ऑफ डेविएशन। क्या होता है बच्चों ये? बाद में लिख दूंगा साइड में। ये जो डी होता है बच्चों, ये होता है आपका एंगल ऑफ डेविएशन। और जो ऊपर वाला एंगल होता है बच्चों, ये वाला एंगल होता है आपका एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये है आपका डायग्राम व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। समझे क्या मेरी बात? अब चलो भाई आगे देखते हैं अपन। तो बच्चों यही लिखा हुआ है, इट डेविएट फ्रॉम द एक्चुअल पाथ बट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे ऑफ लाइट आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। तो ग्लास स्लैब में होगी पैरेलल और ग्लास प्रिज्म में पैरेलल नहीं होगी सर। अब व्हाइट लाइट में क्या होगा? देयर इज नो ब्रेकिंग ऑफ लाइट इटसेल्फ इनटू कॉन्स्टेंट कलर। मतलब फिर ग्लास स्लैब में, व्हाइट लाइट में पहली बात तो कोई कलर में डिस्पर्सन नहीं होगा, डिस्पर्सन नहीं होगा, कोई कलर में ब्रेकिंग नहीं होगी, व्हाइट लाइट अपने 7 कलरों में नहीं टूटने वाली। फर्दर मोस्ट द इंसिडेंट एंड इमर्जेंट रे आर पैरेलल टू ईच अदर। ये तो हमको पहले ही पता है, ग्लास स्लैब में रे ऑफ लाइट क्या होती है? पैरेलल, इंसिडेंट और इमर्जेंट। अब व्हाइट लाइट जब ग्लास प्रिज्म से पास होगी तो व्हाइट लाइट इज डिवाइडेड इनटू 7 कलर्स। तो बच्चों याद रखना, जब भी ग्लास प्रिज्म से आप एक व्हाइट लाइट को पास कराते हो, वो अपने 7 कलर्स में क्या हो जाती है? डिस्पर्स हो जाती है, जिनके कलर क्या होते हैं बच्चों? विवग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। एंड द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट एंड इमर्जेंट रे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। ये हम ऑलरेडी डायग्राम बना के देख चुके हैं। चलो भाई आगे देखते हैं। अब पर्सन में सफर फ्रॉम मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया मतलब सर उसको दूर का नहीं दिख रहा, हाइपरमेट्रोपिया मतलब उसको पास का नहीं दिख रहा। भाई ये तो बड़ी परेशानी है, दूर का भी नहीं दिख रहा, पास का भी नहीं दिख रहा, मतलब कि सर वो इंसान तो काफी परेशान है। विच डिफेक्ट ही सफरिंग फ्रॉम? तो बच्चों इस डिफेक्ट को अपन क्या बोलते हैं? रेस्ट बायोपिया। दिस कंडीशन इज कॉल्ड रेस्ट बायोपिया। और रेस्ट बायोपिया को क्या बोलते हैं बच्चों अपन? ओल्ड एज मायोपिया। ही इज सफरिंग फ्रॉम रेस्ट बायोपिया, इसको बोलते हैं ओल्ड एज मायोपिया। व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस डिफेक्ट? बच्चों आप खुद ही समझ जाओगे भाई साहब। पास का देखने या दूर का देखने के लिए हमको अपने आई लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट करना पड़ता है। और फोकल लेंथ को एडजस्ट करने का काम कौन कराता है? सिलियरी मसल्स। और सर अगर आप फोकल लेंथ को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं डिफेक्ट कहाँ पे है बच्चों? सिलियरी मसल। तो बच्चों इट अराइजेस ड्यू टू द ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ ciliary muscles, due to gradual weakening of ciliary muscle and diminishing the flexibility of eyelids on account of age। तो बच्चों बुढ़ापे की वजह से ciliary muscle वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से आई लेंस अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट नहीं कर पाते। नेम द करेक्टिव लेंस टू ट्रीट दिस डिफेक्ट। तो भाई देखो, मायोपिया को ठीक करने के लिए आपको जो लेंस लगता है बच्चों, वो लगता है आपको कॉनकेव लेंस। और हाइपरमेट्रोपिया के लिए जो लेंस लगता है बच्चों, वो आपको लगता है कॉन्वेक्स लेंस। तो सर अब आपको तो यहाँ पे तो इंसान को दोनों डिफेक्ट है, तो इसके लिए जो लेंस लगेगा वो कॉनकेव और कॉन्वेक्स का कॉम्बिनेशन लगेगा, दैट इज कॉल्ड बायफोकल लेंस। द पर्सन कंसर्न रिक्वायर बायफोकल लेंस, कॉनकेव डाइवर्जिंग वाला फॉर करेक्शन ऑफ मायोपिया एंड कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग वाला फॉर करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। 3 नंबर का क्वेश्चन था बच्चों, 1 नंबर मिलेगा ए पार्ट पे, एक बी पार्ट पे और एक सी पार्ट पे, राइट। चलो भाई अपन आगे चलते हैं। अगला है ड्रॉ अ वेल लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई, ऑल्सो एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ कॉर्निया एंड आइरिस। तो बच्चों देखो, कॉर्निया का फंक्शन क्या होता है? कॉर्निया हमारी आंख का ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, जो हमारी आंख के आगे रहता है। और बच्चों हमारी आंख में जो मेजर रिफ्लेक्शन होता है, मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन हमारी आंख में जो होता है, वो किसकी वजह से होता है? कॉर्निया की वजह से, राइट। अगला आइरिस क्या होता है सर? आइरिस एक डार्क मस्कुलर टिश्यू होता है बच्चों, जो कॉर्निया के पीछे होता है। इट कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल। तो बच्चों इसका फंक्शन क्या होता है? इट कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल। वो प्यूपिल के साइज को क्या करता है? कंट्रोल। द कलर ऑफ द आइरिस एक्चुअली इंडिकेट द कलर ऑफ द आई। तो बच्चों हमारे यहाँ का जो कलर होता है, ब्लैक कलर, या फिर बच्चों किसी का ग्रीन कलर होता है, किसी का रेड कलर होता है, किसी का ब्लू कलर होता है बच्चों, वो किसकी वजह से होता है? तो आइरिस की वजह से। तो आइरिस ऑल्सो गिव्स द कलर ऑफ द आई। सेकेंडली द आइरिस ऑल्सो रेगुलेट द अमाउंट एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। और बच्चों आइरिस क्या करती है? हमारी आंखों में जो अमाउंट ऑफ लाइट एंटर कर रही है, उसको भी, उसकी इंटेंसिटी को भी क्या करती है? कंट्रोल करती है। तो ये तो बच्चों हो गया हमारा कॉर्निया और आइरिस का फंक्शन। बच्चों अगेन ह्यूमन आई का जब आप डायग्राम बनाते हैं बच्चों, तो डायग्राम इस प्रकार का आपको बनाना है।
वेल लेवल डायग्राम बनाना है, मतलब हर एक पार्ट को बच्चों आपको प्रॉपर्ली लेवल करना है, डायग्राम आपको पेंसिल से बनाना है। एंड प्लीज मेक श्योर बच्चों, यहाँ तो मैंने आपको सिर्फ कॉर्निया और आइरिस के बारे में पूछा है, आपको कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, लेंस, रेटिना, इन सबके सबके बच्चों आपको फंक्शन पता होने चाहिए, एग्जाम में कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है, राइट। चलो आगे देखते हैं। ड्रॉ वेल लेवल डायग्राम टू शो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। तो बच्चों जो मैंने आपको अभी डायग्राम बना के दिखाया हुआ था, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आई टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होकर बच्चों ये रिफ्लेक्टेड रे बनी, और बच्चों फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल निकल गई तो ये आपकी इमरजेंट रे बनी। जहां पे आपकी जहां पे आपकी इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे टकराती है तो बच्चों ये एक एंगल बनाती है, इसको अपन क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है ना बच्चों। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये होता है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये होता है बच्चों आपका एंगल ऑफ इमरजेंट, नॉर्मल और इमरजेंट रे के बीच का। ये होता है बच्चों आपका एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये सारी की सारी चीजों को बच्चों आपको बढ़िया तरीके से यहाँ लिख देना है, वेल लेवल तरीके से, और आपको डायग्राम ड्रॉ कर देना है। इसकी प्रैक्टिस कर लेना, एग्जाम में आ सकता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। डायग्राम कैसे बनाते हैं वो मैं ऑलरेडी आपको ड्रॉ करके सिखा चुका हूँ। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों न्यूमेरिकल है, काफी अच्छे क्वेश्चन है, इनको बच्चों पर चलो डिस्कस करते हैं। द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक आई इज 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई। What is the nature and power of lens required to correct the problem? बच्चों फार पॉइंट दिया है हमको मायोपिक आई का जो 80 सेंटीमीटर है। आपको बच्चों ये बताना है, बच्चों फार पॉइंट है मायोपिक आई का, वो कितना दिया बच्चों आपको 80 सेंटीमीटर, और आपको ये बताना है बच्चों कि किस पावर, लेंस की कौन सी पावर रिक्वायर होगी उसको करेक्ट करने के लिए। अब देखो बच्चों इसका कॉन्सेप्ट तो वैसे ये है, जो भी फार पॉइंट होता है मायोपिक आई का उतनी होती है फोकल लेंथ। तो फॉर मायोपिक पर्सन कॉनकेव लेंस इज यूज्ड, ये तो आपको पहले ही पता है। और जो फोकल लेंथ होती है बच्चों वो होती है डिस्टेंस ऑफ फार पॉइंट फ्रॉम द आई। तो यहाँ पे बच्चों जो फोकल लेंथ हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 80 सेंटीमीटर, पावर होता है 1 अपॉन फोकल लेंथ, तो बच्चों 1 अपॉन 80 यू विल गेट -1.25 डायोप्टर, मतलब 1 अपॉन 0.8 या फिर 100 अपॉन 80 यू विल गेट 1.25 डायोप्टर। बट बच्चों मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ और उसको आपको बढ़िया तरीके से न्यूमेरिकल करके दिखाता हूँ। देखो भाई, बच्चों फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। फार पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई इक्वल टू इंफिनिटी। अब बच्चों जरा आप समझना, सर मायोपिया में होता क्या है, मायोपिया में आपको दूर का नहीं दिखता। मायोपिया में आपको क्या नहीं दिखता सर, दूर का नहीं दिखता। जो आप सबसे दूर का दिख पाते हो वो आप कहाँ का दिख पाते हो, 80 सेंटीमीटर का। बच्चा काफी कंफ्यूज होता है सर किसको यू लेना है किसको वी लेना है। बच्चा आपको एक तरीका बताता हूँ, आप बिल्कुल दिमाग में बिठा लो। आप क्या देखना चाहते हो उसको आप लोगे यू। समझना बच्चों, इतनी सी बात दिमाग में रख लोगे आपको मजा आ जाएगा। आप क्या देखना चाहते हो उसको आप लोगे यू, और आपको कहां तक दिख रहा है, क्या दिख रहा है, उसको आप बोलोगे बच्चों वी। तो बच्चों मैं देखना क्या चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं किसी चीज को जो इन्फिनिटी पे, मुझे दूर का नहीं दिखना ना, मैं देखना चाहता हूँ इन्फिनिटी वाली चीज को। तो इसलिए बच्चों जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप लोगे यहाँ, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लोगे सर आप यहाँ यू, वो कितना हो जाएगा आपका, इन्फिनिटी। और बच्चों आपको दिख क्या रहा है, आपको बच्चों दिख रहा है 80 सेंटीमीटर तक का, मतलब आपकी जो इमेज बनती है, जो आपकी इमेज बनती है, इमेज डिस्टेंस, वो है वी। और वी कितना है बच्चों आपका, -80 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लिया सर, क्योंकि वो आपके सामने, इन फ्रंट ऑफ द आईज। अब बच्चों बाय लेंस फॉर्मूला, बाय लेंस फॉर्मूला 1/v -1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/-80 -1/infinity इक्वल टू 1/f। तो -1/80 -1/infinity कितना होता है बच्चों, 0 इज इक्वल टू 1/f। तो यहां से सर आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि जो आपका फोकल लेंथ रहेगा एफ, वो आ जाएगा सर -80 सेंटीमीटर। अब बच्चों उसके बाद समझना, जो पावर होता है, पावर इक्वल होता है सर 100 सेंटीमीटर अपॉन फोकल लेंथ। तो बच्चों जो पावर रहेगा वो क्या हो जाएगा आपका 100 अपॉन
-80, 0 से 0 कट गया बच्चों। जब आप 10 को 8 से डिवाइड करोगे तो विल गेट पावर इज -1.25 डायोप्टर। और बच्चों पावर नेगेटिव आ रही है, फोकल लेंथ नेगेटिव आ रही है, तो लेंस इज कॉनकेव, लेंस इज कॉनकेव। ऐसा बच्चों न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। बच्चों कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए आई के ऊपर, डिफेक्ट इन आई के ऊपर, मेरी बस इतनी बात याद रखो, आप क्या देखना चाहते हो, डिफेक्ट की वजह से क्या नहीं देख पा रहे, इस चीज में सर डिफेक्ट की वजह से आप दूर की चीज नहीं दिख पा रहे, मतलब आप बच्चों इन्फिनिटी देखना चाहते हो, तो इसलिए आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। जो देखना चाहते हैं वो यू है, आप बच्चों दूर का नहीं देख पा रहे हो, इसलिए सर आपका यू हो जाएगा इन्फिनिटी। और आपको क्या दिख रहा है, मुझे सर दिख रहा है 80 सेंटीमीटर, इसलिए आपका व्यू हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। अगर यही न्यूमेरिकल सर आपका हाइपरमेट्रोपिक आई का होता है, जो मैं अभी अगला न्यूमेरिकल आपको कराऊंगा, तो बच्चों आप क्या देखना चाहते हो, आप पास का देखना चाहते हो, आप बच्चों पास का देखना चाहते हो, तो जो नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई रहेगा 25 सेंटीमीटर, वो हो जाएगा आपका यू इस केस। और आपको क्या दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है, जो भी बच्चों आपको वहां पे दिख रहा होगा वो बच्चों आ जाएगा वहां पे आपका वी। क्या मेरी बात अच्छे से क्लियर हुई? चलो अगला क्वेश्चन करेंगे, उसको देख के बढ़िया समझिए। देखो भाई अगला क्वेश्चन, a far-sighted person can see object beyond 71 centimeter if the separation between the glass and the eye lens is 2 centimeter. Find the focal length of the glass. अब देखो बच्चों इस क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट किए, फार पॉइंट कितना दिया है बच्चों, फार साइडेड पर्सन, फार साइडेड पर्सन मतलब उसको दूर का दिख रहा है, दूर का दिख रहा है मतलब 71 सेंटीमीटर से दूर का दिख रहा है, 71 से पास का नहीं दिख रहा है, मतलब कि बच्चों ये आपको दिया नियर पॉइंट, तो नियर पॉइंट हाइपरमेट्रोपिक आई का दिया 71 सेंटीमीटर। लेकिन जो ग्लास है, ग्लास और आंख के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 2 सेंटीमीटर का, तो मतलब आंख से डिस्टेंस 71 है और ग्लास और आंख के बीच में डिस्टेंस 2 है, तो मतलब ग्लास और उस पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा, 71 माइनस 2 दैट इज 69 सेंटीमीटर। आपको करके दिखाता हूं, देखो भाई समझना। सॉल्व नंबर बच्चों ये हो जाएगा आपका 9। काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, काफी अच्छे कॉन्सेप्ट बिल्ट होते हैं। तो बच्चों आपको यहाँ पे बोला है नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई इक्वल टू 71 सेंटीमीटर, डिस्टेंस बिटवीन आई एंड लेंस इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो इसका मतलब सर डिस्टेंस बिटवीन नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई एंड लेंस will be equal to 71 minus 2 which is equal to 69 सेंटीमीटर। कैसे सर, ये आपकी आंख है, ये बच्चों मान लो आपकी आंख है, ये आपका पॉइंट है, इसका डिस्टेंस कितना बोला है सर आंख से, 71 सेंटीमीटर। आंख के आगे बच्चों आपने एक लेंस पहना हुआ, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है बच्चों आपका, 2 सेंटीमीटर। तब जरा बताओ इस पॉइंट और लेंस का डिस्टेंस जो रहेगा वो कितना हो जाएगा बच्चों आपका, कितना हो जाएगा बताओ बताओ, वो हो जाएगा सर आपका 69 सेंटीमीटर। अब उसके बाद समझना सर आप, नियर पॉइंट हेल्दी आई का कितना होता है सर, नियर पॉइंट ऑफ हेल्दी आई, हेल्दी आई बोल दो या नॉर्मल आई बोल दो बच्चों, वो होता है आपका 25 सेंटीमीटर। मतलब कि सर ये है आपका नियर पॉइंट ऑफ हेल्दी आई बच्चों, ये मैंने इससे आंसर पुट कर दिया। तो मतलब ये जो डिस्टेंस है आंख से ये कितना है आपका 25 सेंटीमीटर, तो यही डिस्टेंस जब आप लेंस से निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका 23 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई will be equal to 25 minus 2 equal to 23 सेंटीमीटर। अब बच्चों आपको लेंस की फोकल लेंथ बतानी है, तो आपको पता है बच्चों आपको यू और वी चाहिए होगा, तो बच्चों हियर जो यू रहेगा और वी रहेगा। अब बच्चों अपन चर्चा करते हैं, जरा समझना। सर यू क्या है,
जो आप देखना चाहते हो। यहाँ पे ये इंसान को 71 सेंटीमीटर से दूर का तो दिखता है, 71 सेंटीमीटर से दूर का तो दिखता है, लेकिन 71 से पास का नहीं दिखता। जबकि एक नॉर्मल इंसान को 25 सेंटीमीटर का भी दिखता है। मतलब आप क्या देखना चाहते हो, आप सर एक नॉर्मल आई जैसे बिहेव करना चाहते हो, आप बच्चों नियर पॉइंट को देखना चाहते हो। आपको दूर का तो दिख रहा है, पिछले वाले केस में आपको दूर का नहीं दिखना चाहते दिखता था। तो अब नॉर्मल आई का फार पॉइंट क्या था, इन्फिनिटी। तो आपका यू हो गया इन्फिनिटी। इस बार बच्चों आपको पास का नहीं दिखना, तो आपका बच्चों नियर पॉइंट आप देखना चाहते हो। तो आपको जो यू हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा आपका नियर पॉइंट, दैट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। और लेंस से कितना डिस्टेंस है, 23 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये हो गया आपका -23 सेंटीमीटर। और बच्चों वी क्या था, जो आपको दिखता है। तो आपको क्या दिख रहा है सर, आपको नियर पॉइंट के बदले बच्चों आपको ये दिख रहा है। मैक्सिमम आपको सबसे पास का ये दिख रहा है। अगर सबसे पास का आपको ये दिख रहा है बच्चों, तो ये डिस्टेंस लेंथ से कितना है, 69। तो वी आ जाएगा बच्चों आपका -69 सेंटीमीटर। अब बच्चों यहाँ पे मैं आगे सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए। अब याद रखना बच्चों, आपका आंसर सही है कि गलत है ये कैसे डिसाइड होगा। पर आपको ये पता है हाइपरमेट्रोपिक आई को आपको कॉन्वेक्स लेंस लगता है, मतलब आपकी फोकल लेंथ क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव। तो आपने बोला बच्चों बाय लेंस फॉर्मूला, ग्रीन कलर से करता हूं, बाय लेंस फॉर्मूला 1/v-1/u = 1/f। ये सबको नेगेटिव क्यों ले रहा हूँ सर, क्योंकि मैं लेफ्ट हैंड साइड का डिस्टेंस ले रहा हूँ। तो बच्चों ये आ गया आपका -1/69 -1/23। और बच्चों ये भी किस में आएगा आपका, नेगेटिव। तो -1/v -1/u = 1/, एक लाइन और खींच देता हूँ। तो फिर ये आपको मिल गया -1/69, और माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों, प्लस 1/23 = 1/f। एलसीएम दिए सर, एलसीएम कितना आ गया आपका, 69। 69 बन जाए 69, तो ये आ गया बच्चों आपका -1। और बच्चों 23 3 जा, ये आ गया बच्चों आपका +3 = 1/f। तो क्या बच्चों ये आपका 2/69 = 1/f आ गया। तो यहाँ लिख दो बच्चों, तो आपका f इक्वल टू कितना आ गया, 69/2, दैट इज इक्वल टू 34.5 सेंटीमीटर। अब बताओ बच्चों पॉजिटिव आया कि नहीं आया। तो इसका मतलब बच्चों हेंस लेंस विल बी कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड। और फोकल लेंथ कितनी है बच्चों, 34.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों अगर आप मेरी इतनी बात को ध्यान में रखे हो, क्या देखना चाहते हो वो यू है, और क्या दिख रहा है वो वी है। आपका बच्चों आई वाला कोई सा भी न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, राइट। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। इसका लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बच्चों अपन, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इसमें। लास्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों आपका, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, डिफाइन डिस्पर्सन ऑफ लाइट which light in the spectrum of white light has largest wavelength, maximum angle of deviation। तो बच्चों डिस्पर्सन क्या होता है, जब आप व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास करते हो, when white light is passed through a glass prism, it is split into spectrum of colors, and this process of white light splitting into constitute color is termed as dispersion। मतलब कि बच्चों the process, the splitting of white light into constitute color is called dispersion of light। और जो डिस्पर्सन ऑफ लाइट में अगर आप देखोगे, तो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट वेवलेंथ किसकी होती है सर, रेड कलर की। लार्जेस्ट वेवलेंथ किसकी होती है सर, रेड कलर की। और बच्चों मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन, जिसकी बच्चों वेवलेंथ सबसे कम होगी उसका एंगल ऑफ डेविएशन सबसे ज्यादा होगा। तो वॉयलेट की डेविएशन सबसे कम होती है, सॉरी वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है, इसलिए उसमें डेविएशन सबसे ज्यादा होता है। याद रखो बच्चों, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसमें डेविएशन कम, और जिसकी वेवलेंथ कम उसमें डेविएशन ज्यादा। और डायग्राम तो याद है आपको, वॉयलेट में सबसे ज्यादा डेविएशन इसलिए उसकी वेवलेंथ कम, और रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा इसलिए उसमें डेविएशन सबसे कम, राइट। चलो भाई लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। लास्ट क्वेश्चन क्या बोला है, गिव रीजन व्हाई डज स्काई अपीयर्स डार्क टू द एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट को सर हमारी स्काई डार्क क्यों दिखती है। तो भाई साहब ये बताओ पहले तो, हमको स्काई ब्लू कलर की क्यों, हमको स्काई ब्लू कलर की इसलिए दिखती है सर, हमको स्काई ब्लू कलर की इसलिए दिखती है क्योंकि सर ब्लू कलर के पार्टिकल, ब्लू कलर की जो लाइट होती है उसको हमारे पार्टिकल स्कैटर कर देते हैं।
नहीं कर रहे होते तो हमको ब्लू कलर की नहीं दिखती। अब सर जो एस्ट्रोनॉट बैठा है वो स्पेस में है। एस्ट्रोनॉट कहाँ बैठा है सर? स्पेस। स्पेस में तो कोई एटमॉस्फेयर होते ही नहीं है। जो स्पेस में कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है, मतलब कोई पार्टिकल नहीं होते हैं, तो मतलब लाइट की स्कैटरिंग नहीं होगी। लाइट की स्कैटरिंग नहीं होगी मतलब लाइट में कोई कलर नहीं दिखेगा, और अगर लाइट में कोई कलर नहीं दिखेगा बच्चों तो लाइट कैसी दिखेगी? डार्क दिखेगी। तो द स्काई appears dark to astronaut because there is no atmosphere in space to scatter sunlight। इतना सिंपल सा क्वेश्चन, इतना सिंपल सा आंसर, और आपको मिल जाएगा 1 नंबर। मतलब कि स्पेस में कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, इसलिए कोई स्कैटरिंग नहीं होती, इसलिए एस्ट्रोनॉट को जो स्काई होती है वो डार्क। वाई प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल? बच्चों प्लैनेट ट्विंकल क्यों नहीं करते? तो बच्चों पहले तो समझो स्टार ट्विंकल क्यों करता है, ये भी समझो। देखो भाई, स्टार बच्चों हमसे काफी दूर है, तो वो पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट है, एक पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट है। अब बच्चों स्टार की जब लाइट हमारे सराउंडिंग में आती है, हमारे एटमॉस्फेयर में आती है, तो बच्चों उसमें क्या होता है? बच्चों उसमें बेंडिंग होती है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। क्या फेनोमेना है बच्चों? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। तो बच्चों ये एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से उसकी जो पोजीशन होती है स्टार की, वो हमको चेंज दिखती है। उसकी पोजीशन हमको क्या दिखती है? चेंज। कभी वो यहाँ पे, कभी वो यहाँ पे, उसकी पोजीशन बच्चों चेंज होती है। और उसकी जो पोजीशन चेंज होती है बच्चों, उसकी वजह से उसकी जो लाइट हमारी आंख में आती है, कभी थोड़ी ज्यादा आती है, कभी थोड़ी कम आती है, कभी थोड़ी ज्यादा आती है, कभी थोड़ी कम आती है। इसलिए स्टार हमको कैसे दिखता है बच्चों? ट्विंकलिंग करते हैं। अब प्लैनेट ट्विंकल क्यों नहीं कर रहे? तो समझो भाई, जो चीज मेरे पास है वो मुझे बड़ी दिखेगी, जो चीज मुझसे दूर है वो मुझे छोटी दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अभी मेरे सामने ये लैपटॉप है, ये मुझे बच्चों बड़ा दिख रहा है, अच्छा बड़े साइज का दिख रहा है। वहीं पे बच्चों अगर मैं मून को देखता हूं तो मून मुझे काफी छोटा दिखता है, जबकि अपन को पता है कि मून लैपटॉप से बड़ा होता है। इन द सेम वे स्टार प्लेनेट से बड़े होते हैं, लेकिन प्लेनेट हमारे पास है इसलिए प्लेनेट हमको बड़े दिखते हैं, और स्टार हमको क्या दिखते हैं? छोटे दिखते हैं। अब सिर्फ प्लेनेट हमको बड़े दिखते हैं तो प्लेनेट हमको पॉइंट साइज तो दिख नहीं रहे, फिर भी हम मान लेते हैं कि प्लेनेट में छोटी 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 हमने बहुत सारी पॉइंट साइज की लाइटें लगा दी। अब बच्चों आप ये मानो कि इस कमरे में अगर मैंने 10 छोटी छोटी लाइटें लगा दी, इस कमरे में मैंने 10 छोटी छोटी लाइटें लगा दी, तो मान लो किसी ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन मान लो 4 लाइटें आपको दिखनी बंद हो गई, तो भी 6 लाइटें तो चल रही हैं, कमरे में उजाला तो होगा। अगली बार में मान लो आपको 6 लाइटें दिखनी बंद हो गई, 4 तो जल रही हैं, कमरे में उजाला तो फिर भी होगा। तो इन द सेम वे बच्चों प्लेनेट में जब बहुत छोटे 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 पॉइंट साइज की लाइट को अगर आप इमेजिन भी कर लेते हो, तो उनकी वजह से बच्चों जो टोटल लाइट हमारी आंख के अंदर आ रही होती है बच्चों, उसमें हमको कुछ खास ज्यादा डिफरेंस समझ में नहीं आता, इसलिए ट्विंकलिंग इफेक्ट बच्चों क्या हो जाता है? नलीफाई हो जाता है, और इसलिए स्टार ट्विंकल नहीं करते। देखते हैं बच्चों क्या लिखा हुआ है, आपको अच्छे समझ में आएगा। मैं जरा सा ऊपर कर देता हूँ अपनी स्क्रीन को। देखो भाई क्या लिखा हुआ है। प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल बिकॉज दे अपीयर इज लार्ज इन साइज देन द स्टार एज दे आर रिलेटिवली क्लोजर टू अर्थ। पहली बात तो प्लैनेट बड़े दिखते हैं। प्लैनेट हमको कैसे दिखते हैं बच्चों? बड़े दिखते हैं साइज। क्यों? क्योंकि सर वो क्लोज है अर्थ। प्लैनेट कैन बी कंसिडर्ड एज अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट। अब जो प्लैनेट को मैं मान लेता हूँ कि एक प्लैनेट में बहुत सारी छोटी 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 पॉइंट साइज ऑफ क्या है? लाइट्स। The different part of these planets produce either brightness or dimmer effect in such a way। तो बच्चों कभी इसने ब्राइटनेस दिया, इसने डिम किया, इसने डिम किया, इसने ब्राइटनेस दिया। तो बच्चों जो ओवरऑल ब्राइट और डिम इफेक्ट इस तरीके से होता है कि जो एवरेज ब्राइटनेस हमारी आंख में आती है, ठीक है, या एवरेज जो डिमनेस हमारी आंख में आती है बच्चों, ये पूरा का पूरा जो इफेक्ट होता है वो कितना आता है हमारी आंख में? 0। जिसकी वजह से जो ट्विंकलिंग इफेक्ट होता है, कभी चलना कभी बुझना, वो नलीफाई हो जाता है, और स्टार ट्विंकल और प्लैनेट ट्विंकल नहीं करते। तो बच्चों एज इट इज आपको ये थ्योरी वाले क्वेश्चंस को रिवाइज करना है। इनको बच्चों आपको सेम टाइप की वर्डिंग में लिखना है। याद रखो बच्चों, जब आप साइंस में अपने आंसर्स को लिखते हो, तो बच्चों आपके जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं जैसे डिस्पर्सन, स्कैटरिंग, ओके, एवरेज लाइट एंटरिंग इन आई, नलीफाई द इफेक्ट, प्लैनेट्स आर एक्सटेंडेड बॉडीज, तो बच्चों ये सारे के सारे अच्छे अच्छे वर्ड एग्जामिनर ढूंढ रहा होता है, इनको अपन बोलते हैं कीवर्ड। तो प्लीज मेक श्योर मैंने हर एक आंसर को आपको काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आप बच्चों सारे के सारे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से रीड करेंगे, उनको प्रैक्टिस करेंगे, सो दैट आप एग्जाम में उनको अच्छे तरीके से लिख पाए। राइट? ओके बच्चों, प्रैक्टिस वेल, सी यू ऑल, बाय बाय। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज बच्चों वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इससे मेरे को और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। राइट? चलो सी यू ऑल, बाय बाय।